हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 28 दिसंबर 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग हम ले रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में भी मुफ्त मिल सकती है नेज़ल वैक्सीन। देखिए, नेज़ल वैक्सीन मतलब नाकों में जो नाक है उसमें ड्रॉप दिया जाएगा, जिससे आपकी जो श्वसन प्रणाली है वो सैनिटाइज हो जाएगी और आपको एक इम्यूनिटी प्रदान करेगी। यानी कि जो आप सांस अंदर ले रहे हैं उसको वहीं पर रोकने में उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी आपकी, और आप उसको वहीं पर लड़ सकेंगे कोरोना वायरस से। और ये जो नोज़ल वैक्सीन तैयार करी गई है वो करी गई है भारत बायोटेक द्वारा, और इसमें ये बताया जा रहा है कि जो इनकोवैक्स है, इसका नाम इनकोवैक्स दिया गया है वैक्सीन, इसको सरकारी अस्पतालों में अभी जो इसकी कीमत तय की गई है वो 325 रुपये, और प्राइवेट अस्पतालों में जो इसकी कीमत तय करी गई है वो 800 रुपये तय करी गई है। लेकिन इसके अलावा भी जीएसटी चार्ज आपको देना होगा। लेकिन अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं जो लहर आने वाली है, या फिर जो BF7 जो कोरोना वायरस का नया वेरिएंट है, इसको लेकर सतर्कता बरतते हुए गवर्नमेंट इसे सरकारी अस्पतालों में लोगों के लिए मुफ्त प्रोवाइड करा सकती है। ऐसे प्रयास चल रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि जो नेज़ल वैक्सीन है उसे सतर्कता डोज के अभियान के तहत गति देने के लिए फ्री किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता होगा कि 75 दिनों का एक पीरियड दिया गया था जिसमें आप सरकारी अस्पतालों में जाकर जो तीसरी डोज या फिर जिसे सतर्कता डोज कह सकते हैं उसके लिए आप मुफ्त में डोज लगवा सकते थे। जिन्होंने कोविशील्ड लगवाई थी या फिर कोवैक्सीन लगवाई थी वो मुफ्त में इसे लगवा सकते थे। लेकिन अब जो है वो नोज़ल वैक्सीन के आने से क्या होगा कि आप जो बहुत जल्दी इसकी प्रक्रिया पूरी होगी, यानी कि पहले सिरिंज आपने वैक्सीनेशन करवाया होगा तो आपको पता होगा कि एक सिरिंज होता था, उसमें कोविशील्ड या कोवैक्सीन को फिल किया जाता था, उसके बाद इंजेक्ट किया जाता था आपकी बॉडी में। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपके नाक में जो है वो ड्रॉप दी जाएगी। तो ये एक सरल प्रक्रिया भी होगी और इससे गति प्रदान में मिलेगी बूस्टर डोज के लिए। अभी तक ये बताया जा रहा है कि इस जो वैक्सीन है इसे कोई भी ले सकता है, यानी जिन्होंने कोविशील्ड की दोनों डोज ली हुई हैं या फिर कोवैक्सीन की दोनों डोज ली हुई हैं वो दोनों ही इसे ले सकते हैं। और अब इसमें आगे ये बताया जा रहा है कि अभी तक जो कोरोना की नई लहर है उससे सरकार चिंतित है और ये फैसला ले सकती है। अब 27% लोगों ने ही अभी तक सतर्कता डोज लगाई है। ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट है जिससे सरकार और डरी हुई है। और 97% लोग जो हैं उन्होंने पहली डोज ले रखी है, और 90% ऐसे लोग हैं जिन्होंने दोनों डोज ले ली है। तो ये भी देखने वाला एक डिसीजन होगा कि कितना जल्दी इसमें डिसीजन आ जाए ताकि लोगों को ये मुफ्त मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तीसरी डोज यानी कि सतर्कता डोज ले सकें। अगर आपने भी सतर्कता डोज अभी तक नहीं लिया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सतर्कता डोज ले लें। अब इसमें मॉक ड्रिल, यानी कि कल एक मॉक ड्रिल हुआ था कि कैसे अगर कोई कोरोना पॉजिटिव सदस्य यानी कि कोई कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति अस्पताल में आता है तो उसको कैसे तुरंत सुविधाएं दी जाएंगी। वैसा ही मॉक ड्रिल था। एक व्यक्ति को लाया गया, फिर एकदम से डॉक्टर सक्रिय हो गए, ऑक्सीजन सिलेंडर तुरंत मंगाया गया, बेड खाली कराया गया, कोविड वार्ड में उसे ले जाया गया, और उसके फिर परिवार के साथ जो लोग आए थे उनका टेस्ट किया गया। तो ये सब चीज़ें मॉक ड्रिल में की गई थी। तो एक ये न्यूज़ थी। अब सेकंड न्यूज़ पर आते हैं कि ओलंपिक मेजबानी की दावेदारी पेश करेगा भारत। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। इस न्यूज़ में आपको कई और भी न्यूज़ मिलेंगी, वो आप इसको ध्यान से देखिएगा इस न्यूज़ को। देखिए, ओलंपिक जो है वो हर 4 साल में होता है, चाहे वो ग्रीष्मकालीन हो या फिर शीतकालीन हो। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए भारत ने 2036 के लिए दावेदारी करी है, क्योंकि 2024, 28 और 32 के लिए प्लेस डिसाइड हो चुके हैं। अब भारत के पास 2036 बचा है, जिसके लिए वो अपना जो बोली लगाने की प्रक्रिया है उसे वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद यानी IOC के समक्ष कौन पेश करेगा? भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA ओलंपिक समिति के सामने पेश करेगा। जो हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, उन्होंने बोला है कि पहली बार आधिकारिक रूप से ओलंपिक की मेजबानी करने को लेकर भारत काफ़ी उत्साहित होगा अगर वो बोली लगाएगा। अगले साल सितंबर में मुंबई में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के सत्र के दौरान ऐसा खाका तैयार किया जा रहा है जो सदस्यों के सामने रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर देखिए G20 की अध्यक्षता भारत कर सकता है, जो कि ग्रुप 20 जो है वो विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों के 20 देशों का समूह है, तो ओलंपिक का क्यों नहीं कर सकता है। आपको पता होगा कि ओलंपिक चाहे वो सोवियत संघ में
जो आधिकारिक देश हैं वो 195 देश हैं और लगभग कई देश इसमें भाग लेते हैं ओलंपिक में, और भारत भी भाग लेता है। तो 2036 की मेजबानी के लिए दावेदारी करेगा। अब इसमें आप ये जान लीजिए कि 2024, 2028 और 2032 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होने हैं। अगर हम बात करें 2024 की, तो 100 साल बाद 2024 में फ्रांस के पेरिस में 26 जुलाई से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन होगा। यानी कि 2024 का ओलंपिक कहाँ होगा? पेरिस, फ्रांस में। अब हम 28 की बात करें तो 2028 का जो ओलंपिक का आयोजन है वो 21 जुलाई से 6 अगस्त तक अमेरिका के लॉस एंजल्स में, कैलिफोर्निया में ओलंपिक का आयोजन होगा। यानी 2028 का ओलंपिक आयोजन कहाँ होगा? अमेरिका में। फिर 2032 का जो आयोजन है ओलंपिक का वो ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा और 36 के लिए भारत दावेदारी प्रस्तुत करेगा। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि ई अदालतों से जुड़ेंगे भूमि संबंधी दस्तावेज। अब यहाँ पर जो कानून मंत्रालय है और जो भूमि सुधार मंत्रालय है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय है, भूमि संसाधन मंत्रालय, ये सब एक कवायद में जुटे हैं कि किस तरीके से जो अदालतों के सामने ये अंबार सा लगता जा रहा है भूमि संबंधित विवादों का, उसको जल्दी से निपटाया जाए। इसके लिए डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है भूमि का, उससे संबंधित आंकड़ों का, फाइलों का, कागजों का। तो उसमें जब से इस प्रक्रिया को अपनाया गया है उससे क्या हुई है कि थोड़ी सी पारदर्शिता आई है और विवादों को जल्दी निपटाया जा रहा है। इसी को देखते हुए गिरिराज सिंह ने यूपी, हरियाणा और महाराष्ट्र में जो ये सफलता मिली है उसके बाद ई अदालतों के लिए जोड़ दिए जाएंगे भूमि संबंधित दस्तावेज। इससे क्या होगा कि मॉनिटरिंग भी आसान हो जाएगी और लोग जल्दी इसका निस्तारण भी खुद हासिल कर पाएंगे। अगर अभी तक क्या होता है कि कई ऐसे भूमि विवाद होते हैं जिसमें 20, 25, 30 साल लग जाते हैं, यानी अगली पीढ़ी उस केस को लड़ रही होती है। तो इन्हीं सबको देखते हुए ऐसी प्रक्रिया अपनाई जा रही है ताकि इसे और सुगम बनाया जा सके और लोग को ज़्यादा चक्कर ना लगाने पड़े अदालतों के। देखिए 29 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 6.56 लाख गांवों में से 6.20 लाख गांवों की जमीनों का कंप्यूटराइजेशन हो चुका है, जबकि 1.66 करोड़ भूमि के टुकड़ों के नक्शों का डिजिटलाइजेशन पूरा हो चुका है। सुधार के दूसरे चरण में देश के कुल 5,254 रजिस्ट्रार ऑफिस में से 4,000 ऑफिसों को एकीकृत कर दिया गया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। चीन ने नेपाल में क्रॉस बॉर्डर रेलवे लाइन की तैयारी के लिए भेजी है टीम। आपको पता होगा कि सोमवार को कम्युनिस्ट पार्टी CPN-UML के समर्थन से प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है पुष्प कमल दहल प्रचंड ने। तो उसके बाद से जो चाइना है वो एक तरीके से सक्रिय हो गया है और वो काठमांडू में चीनी दूतावास ने इसके बारे में ट्वीट कर कहा है कि चीन नेपाल क्रॉस बॉर्डर रेलवे के संरक्षण के लिए विशेषज्ञों का दल मंगलवार को पहुंच चुका है। यह नेपाल के फायदे के लिए उठाया गया ठोस कदम है। काठमांडू में चीनी दूतावास ने कहा है कि ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क के निर्माण की दिशा में दोनों देश संयुक्त रूप से आगे काम करेंगे। नेपाल व चीन ने 2017 में BRI समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट न्यूज़ है कि वंदे भारत की तर्ज पर सभी ट्रेनों का बदलेगा स्वरूप। देखिए सफ़र को सहज और सुगम और आरामदायक बनाने के लिए रेल मंत्रालय अगले 8 वर्षों में यात्री ट्रेनों के स्वरूप में बड़ा परिवर्तन करने जा रहा है। 2030 तक पुराने वर्जन की सभी ट्रेनों को वंदे भारत की तर्ज पर आधुनिक बनाने की योजना है। अभी वंदे भारत की ट्रेनों में बैठकर यात्रा करने की व्यवस्था है, लेकिन दूसरे संस्करण में 26,000 करोड़ रुपए की लागत से 200 ट्रेनों को ऐसा निर्माण किया जा रहा है ताकि उसे स्लीपर बनाया जा सके। अगले 2.5 से 3 वर्षों के दौरान यह संख्या 400 पहुंच सकती है। बाद में धीरे धीरे सभी यात्री ट्रेनों को इसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। असम में नए सिरे से लागू होगा लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन। अब परिसीमन क्या होता है इसके बारे में पिछले कई वीडियो में बताया गया है। एक समिति होती है जो वहाँ के नए सिरे से भूमि वगैरह का निर्णय लेती है, क्षेत्र का, जिलों का और लोकसभा विधानसभा सीटों का, इन सब का निर्णय लेती है। तो
आखिरकार 46 वर्ष बाद पूर्वोत्तर राज्य असम में नए सिरे से परिसीमन होने जा रहा है। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय के आग्रह पर निर्वाचन आयोग ने वहां लोकसभा और विधानसभा सीटों का नए सिरे से परिसीमन करने का निर्णय लिया है। इसके लिए वर्ष 2001 की जनगणना को आधार बनाया गया है। निर्वाचन आयोग ने असम में 1 जनवरी 2023 से परिसीमन होने तक नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन पर भी रोक लगा दी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल के इस निर्णय के संबंध में मंगलवार को पत्र जारी कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि कानून एवं न्याय मंत्रालय की ओर से 15 नवंबर 2022 को पत्र लिखकर आग्रह किया गया था। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। एक न्यूज़ है इसमें कि जो धर्मेंद्र प्रधान हैं उन्होंने बोला है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो इतिहास है वो 26 जनवरी से पैटर्न उसका चेंज हो जाएगा और जो अब इतिहास पढ़ाया जाएगा वो नए पैटर्न के आधार पर पढ़ाया जाएगा। इससे क्या होगा कि लोग देश के इतिहास के बारे में सही जानकारी हासिल करते, यानी बच्चे जो हैं वो देश के इतिहास के बारे में सही नीति और शिक्षा हासिल कर पाएंगे। आपको पता होगा कि नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जारी हो चुकी है और उसके तहत ही अब नया पाठ्यक्रम भी तैयार किया जा रहा है। इसको लेकर कई एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है और एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। 3 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन, राष्ट्रीय सेमिनार का वो किया गया था बिहार के सासाराम में के पास जमुहार में जो नारायण सिंह विश्वविद्यालय, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय है, उसमें आयोजन किया गया था। उस पर यह घोषणा धर्मेंद्र प्रधान द्वारा की गई है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं जो है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में पहली न्यूज़ है, कर्ज को बट्टे खाते में डालने से घटा एनपीए। पिछले 1 दशक से फंसे कर्ज यानी एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की समस्या से ग्रस्त सरकारी बैंकों ने हाल ही के दिनों में अपनी पीठ खूब थपथपाई कि उन्होंने इस पर काबू पा लिया है। आंकड़ों भी उनके साथ हैं। ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जैसे सरकारी बैंकों का सकल एनपीए काफ़ी कम हुआ है। हालांकि मंगलवार को आरबीआई की तरफ से जारी सालाना रिपोर्ट, जिसे ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया के नाम से पेश किया गया है, ये दूसरा पहलू पेश करती है। इसमें बताया गया है कि वर्ष 2021-22 में सरकारी बैंकों के एनपीए में भारी कमी आई है, लेकिन यह कमी इसलिए हुई है कि इन बैंकों ने बड़े पैमाने पर बकाये कर्ज की राशि को बट्टे खाते में डाल दिया है। अब गत वर्ष सरकारी बैंकों ने एनपीए में कुल 2,14,317 करोड़ रुपए की कमी हुई है, जिसमें 1,19,713 करोड़ रुपए की कमी पुराने कर्ज को बट्टे खाते में डाल दिया गया था, इस वजह से आई है। तो अब ये कह सकते हैं कि एक अब मुद्दा चलेगा बहुत दिनों तक। एक साल में 60,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड। आरबीआई की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बैंक धोखाधड़ी में लोन से जुड़े फ्रॉड की सबसे बड़ी हिस्सेदारी होती है। सरकार की कोशिश से बैंक धोखाधड़ी में कमी तो आ रही है, लेकिन अब भी सालाना 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का बैंक फ्रॉड हो रहा है। आर्थिक कानून के जानकारों के मुताबिक बैंक नियामक के लचीले रवैये और बैंक अधिकारियों के प्रति सख्ती में कमी से धोखाधड़ी नहीं थम पा रही है। वहीं अन्य देशों की तुलना में भारत में बैंक फ्रॉड के मामले में सजा भी कम होती है। हालांकि बैंक फ्रॉड से जुड़े कई मामलों में आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। अब एक यहाँ पर न्यूज़ दी गई है जो मैंने पहले पेज पर पढ़ी थी कि टीकों के तीनों खुराक लेने वालों को छूट पर विचार करेगी बीमा कंपनियां। और ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो इरडा द्वारा दिया गया है। इरडा क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म होता है, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। स्थापना 1999 में की गई थी और ये इंश्योरेंस सेक्टर की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, यानी उसको पूरा हैंडल करती है। तो इन्होंने बोला है कि जैसे जो तीनों खुराक ले लेगा, तीनों डोज ले लेगा बूस्टर सहित, तो उसे बीमा में कुछ जीवन साधारण बीमा प्रदान करने वाली कंपनियों से कुछ सहूलियत मिल सकती है। पिछले सप्ताह कोरोना को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए आयोजित बैठक में नियामक ने कहा कि बीमा कंपनियों को उन पॉलिसी धारकों को प्रोत्साहन देना चाहिए जो उनके नेटवर्क में आने वाले स्वास्थ्य केंद्रों के जरिए RT-PCR जाँच कराते हैं। सूत्रों के अनुसार इरडा ने बीमा कंपनियों से इंटरनेट मीडिया पर इस टॉपिक को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने को कहा है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं।
इंटरनेशनल पेज से है कि दुनिया के लिए फिर से सीमाएं खोलेगा चीन। अब देखिए चीन में किस तरीके से स्थिति है, मीडिया में दिखाया जा रहा है, आपने भी न्यूज़ चैनल वगैरह में देखा होगा कि अस्थियां लेने के लिए भी कतार लगी हुई है, शमशान घाटों पर कतार लगी हुई है, बॉडी लेने के लिए कतार लगी हुई है, और अस्पतालों में तो कतार लगी हुई है। जो जहां अस्पताल में पहुंच पा रहा है, पार्किंग एरिया में भी पहुंच पा रहा है, उसे वहीं ड्रिप देकर उसका इलाज किया जा रहा है। ऐसी कई चीज़ें हैं, ऐसी कई वीडियो फोटो आपने न्यूज़ चैनल्स पर देखे होंगे। उसके बावजूद भी चीन अब इसे पूरी दुनिया में फैलाने के लिए तैयार हो गया है। उसने सारी सीमाएं हटा दी हैं, सख्ती हटा दी हैं, और जो सीमाएं हैं उसकी दूसरे देशों के साथ, उसके लिए भी आवागमन उसने पूरी तरीके से खोल दिया है। कोई भी जो एयरलाइंस है वो कैंसिल नहीं की गई हैं, कोई भी आ जा सकता है, विदेशी यात्री आ जा सकते हैं, यात्राएं कर सकते हैं। क्वारंटाइन की जो अनिवार्यता थी उसको भी खत्म कर दिया गया है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो अब चिंता का कारण बन सकती हैं। आतंकी हमलों के मद्देनजर पाक ने बनाई विशेष सुरक्षा योजना। देखिए पाकिस्तान पुलिस ने राजधानी इस्लामाबाद की सुरक्षा कड़ी करने के लिए मंगलवार को विशेष सुरक्षा उपायों की घोषणा की है। पुलिस 25 नई जांच चौकी स्थापित करेगा। पाकिस्तान में सऊदी अरब दूतावास ने सोमवार को इस्लामाबाद के मैरियट होटल पर आतंकी हमलों का अलर्ट जारी किया था। इसके बाद अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब व ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने अपने नागरिकों से हमले की आशंका देखते हुए अनावश्यक यात्रा नहीं करने को कहा था। चलिए नेक्स्ट न्यूज़। उत्तर कोरियाई ड्रोन मार गिराने में विफल दक्षिण कोरियाई सेना ने माफ़ी मांगी। हालांकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है न्यूज़ में। तो ये आज का 28 दिसंबर 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।